तो अब हम जो इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं वो iSCSI कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखने वाले हैं। iSCSI क्या है? iSCSI पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। iSCSI क्या है? iSCSI जस्ट एक हमारे पास एक ऐसा सर्विस है जिसके थ्रू हम लोग एक ऐसा नोड क्रिएट करेंगे जिसे हम अपने नेटवर्क में मल्टीपल स्टोरेज को, मतलब एक स्टोरेज को या मल्टीपल स्टोरेज को एलवीएम पार्टीशन के थ्रू आउट भी नेटवर्क में एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द मशीन्स रिक्वायरमेंट हम लोग क्या करेंगे, अब उनको स्टोरेज प्रोवाइड कराएंगे, एक्सटर्नल स्टोरेज जिसे हम नेटवर्क स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अब स्टोरेज हमारे पास दो तीन तरीके की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले यही लिख देता हूँ। हमारे पास अभी तक स्टोरेज जो हमने पढ़ी होगी या पढ़ा है, जो एक होता है NAS और सैन होती है, और एक होती है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज नहीं होती, NAS, सैन और डैश होती है सर। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, सॉरी हाँ, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज और सैन स्टोरेज होती है। ठीक है, सैन स्टोरेज और इनके सैन स्टोरेज क्या करती है, एक बंच ऑफ डेटा होता है। मैं एक पेंट में आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो, नेटवर्क एक्सेस में क्या होता है कि आपके पास एक जगह पे एक सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आपने एक स्टोरेज को शेयर किया। वो स्टोरेज जो शेयर किया, यहाँ पे आपके पास एक और सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, अब वो जो स्टोरेज है वो यहाँ पर एक्सेस करोगे तो वो शेयरेबल स्टोरेज है। ठीक है, उसे नया स्टोरेज कहेंगे। ठीक है, वही स्टोरेज क्या है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है केस कि आपका जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा यहाँ पे स्टोर नहीं होता। डेटा यहाँ जो स्टोर होता है ना, वो यहाँ स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ये जो डेटा है एक्चुअल में आप रखते तो यहाँ पे हो, बट वो एक्चुअल में स्टोर होता है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ उसका एक क्लोन मैप करते हो। जैसे आपने नेटवर्क के अंदर आपने देखा होगा कि मैं अगर इंटरनेट से मैं अपना कोई डेटा डिवाइस शेयर कर देता हूँ नेटवर्क पे, और मैं उसके अंदर कोई डेटा स्टोर करता हूँ, तो जहाँ पे मेरी एक्चुअल लोकेशन है, जहाँ पे भी मेरी एक्चुअल लोकेशन है उस स्टोरेज की, मेरा सारा डेटा वहाँ रखा जाएगा, जबकि मैं उसको शेयर्डली यूज़ कर रहा हूँ अपने मेन नेटवर्क पे बस। ठीक है, उसे नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज कहते हैं। अब इसी के अलावा में सैन स्टोरेज क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल जो स्टोरेजेस हैं वो लगे होते हैं एक जगह पे। यहाँ पर ही मान लो कि हमारे पास मल्टीपल स्टोरेज लगे पड़े, एक दो, इस तरीके से मल्टीपल स्टोरेज हमारे पास सेटअप्ड है। कहाँ पर सेटअप्ड है, एक ही जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, एक ही जगह पर हमारे पास मल्टीपल स्टोरेज सेटअप्ड है। हम लोग क्या करते हैं कि इन सारी स्टोरेज में सिर्फ मान लो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीबी की स्टोरेज है, यहाँ पर हमारे पास 1 टेराबाइट की स्टोरेज अगर अवेलेबल है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर आप देखो कि एक क्लाइंट और आ जाता है, और वो भी इसी सैंस नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सर आपका क्लाइंट वन को स्टोरेज, ये हमारा क्लाइंट 1 है, ये हमारा क्लाइंट 2 है। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट 1 है, ये हमारा क्लाइंट 2 है। अब क्लाइंट 1 को अभी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3 GB की, रिक्वायरमेंट है, या 200 GB की मान लो रिक्वायरमेंट आ गई। और उसके बाद क्लाइंट 2 कहता है मुझे 500 GB की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये जो स्टोरेज है बाकायदा इसी में से ही इसी में से कट करके इसको 200 GB दी जाएगी, इसी में से कट करके इसको 500 GB दी जाएगी। लेकिन अभी तक NAS में आपने क्या देखा था कि डेटा जो स्टोर हो रहा था, अभी तक डेटा यहाँ पर ही स्टोर हो रहा था, भले ही वो शेयर्ड में यहाँ पे क्लोन था। ठीक है, लेकिन अब सैन में क्या है कि आपको जो डिस्क है ये यहाँ से मिलेगी, बट आप ये यहाँ पर यूज़ करोगे एज ए लोकल स्टोरेज की तरह ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्टोरेज यूज़ करते हो अपने डेटा के अंदर, उसी तरीके से आपको स्टोरेज शो होगी। ठीक है, अब इस चीज़ का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर iSCSI के प्रोसेस में हम लोग करने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्वर मेरे पास है, इस सर्वर पे हम लोग iSCSI नोड कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या मशीन्स बना रखी है। मैंने एक iSCSI का जो एक नोड है, SCSI स्टोरेज नोड बना रखा है, और जो 2 नोड है मेरे क्लस्टर के लिए बना रखे हैं। मैं iSCSI स्टोरेज के थ्रू इन दोनों पे एक शेयर ड्राइव शेयर करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको आपका स्टेप बता देता हूँ कि किस किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिख के भी रखा हुआ है कुछ स्टेप्स में, तो आपको समझाता चलूँगा और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता चलूँगा ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर करना है। सब्सक्रिप्शन मैनेजर अगर आपके पास नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि आप एक बार 60 डेज़ का या जो भी है आपका ले लो, बाय कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको रेडिट की तरफ से। और अगर नहीं भी है तो
कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास पैकेज वगैरह डाउनलोड कर लो और कहीं से इसका EPL जो आपका होता है एक्स्ट्रा पैकेज मैनेजर करके, उसके थ्रू भी आप लोग निकाल के आप लोग पैकेज का और डिपेंडेंसी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर ऐड ऑन हो रही है। सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन ऐड रजिस्टर करना है। इसके अंदर प्रोसेस इसी तरीके से रखना है जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया है, दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ऐड करना है। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर ये वाला स्टेप है। अभी इसके अंदर मेरे को अपनी अपनी यूज़र आईडी डालना है। मैं अभी हाइड कर रहा हूँ ये वाली, यहाँ से आगे ऐड करके मैं आगे आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। पहले मैं ये वाला डेटा हटा ही देता हूँ और उसके बाद रजिस्टर पे एंटर करता हूँ। तो रजिस्टर करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्या मांगता है, यूज़र नेम। अब मुझे अपना यूज़र नेम डालना है और फिर उसके बाद मुझे क्या डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, अब मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको फिर इसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और सब्सक्रिप्शन में कैसे ऐड हो रहा है। उसके बाद ये मेरे को एक आईडी जनरेट हुई है और उसके बाद मुझे यहाँ पे डिटेल्स मिल गई। ठीक है, अब ये डिटेल्स में मेरे पास एक आईडी जनरेट हुई है। अब जब मेरे पास ये रजिस्टर्ड आईडी मिल जाएगी तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन से जितने भी रैपोज हैं वो मैं अब इसके अंदर फैच कर सकता हूँ। अभी मैं आपको कैट करता हूँ /etc के अंदर yum.repos के अंदर d में एक रेडिट रेपोज फाइल है। अब देखो जैसे ही मैंने इसे कैट किया, इसके अंदर देखो रेडिट के सब्सक्रिप्शन के जो पैकेजेस हैं, इनकी GPG की SSL सर्टिफिकेशन सब आ गए हैं। ठीक है, इनके पोर्ट नंबर वगैरह, इनका मेटा डेटा वगैरह जितना भी है सब आ गया। अब इसको देखना है या इंस्टॉल करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कोई सी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो इसके अंदर जो इसके अंदर हमारे को अलाउ किए गए हैं या फिर जो भी चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे मैं अब यम रेपो लिस्ट ऑल करता हूँ और एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये अपडेट कर रहा है सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेपोजिटरीज को। अब अभी इसको देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको देखो अभी सारी रेपोजिटरी डिसेबल्ड है और कुछ ही रेपोज ऐसी हैं जो रिक्वायर्ड रेपोज हैं वो इनेबल है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर ISO के अंदर कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायर्ड पैकेज हैं वो सिर्फ अभी 2 ही अलाउ कर रहा है। अब मैं क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मुझे इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, iSCSI इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, ये सब जानना ज़रूरी है। देखो ये हाई अवेलेबिलिटी के जितने पैकेजेस दिख रहे हैं उसमें से ये वाला जो पैकेज है ना, हाई अवेलेबिलिटी RPM, ये हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए आपके क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो इसको हमें इनेबल करना होगा जब हम क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्या करने वाले हैं, iSCSI इंस्टॉलेशन, हम स्टोरेज का जो पार्ट है वो हम शेयर्ड स्टोरेज करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, रजिस्टर कर लिया हमने अपना सब्सक्रिप्शन और ये इस तरीके से हमारे को एक आईडी हमें रिलीज़ हो चुकी है, हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये आईडी दिखा देता हूँ एक बार। कहाँ गई, टॉप पे चली गई, बहुत ऊपर स्क्रॉल है। हाँ कहाँ गया, हाँ यही। ठीक है, अभी ये आईडी थी विद दी आईडी एक ये, और ये वाली आईडी आई है हमारे पास। ठीक है, ये बदलती रहती है जब आप सब्सक्रिप्शन बदलोगे, रीसेट मारोगे तो बार बार अगर रीसबुक करते हो तो ये सब्सक्रिप्शन आईडी बदल जाती है। ठीक है, अब फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन की रेपोज मैंने दिखा दी आपको, डिसेबल पड़ी हुई है और किस तरीके से वो दिख रही है। ठीक है, अब हम होस्ट नेम सेट करने वाले हैं। होस्ट नेम की कमांड कुछ ये है। ठीक है, लेकिन होस्ट नेम CTL परमानेंट होस्ट नेम सेट करने की कमांड है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने डोमेन का नाम लिख रहा हूँ, जैसे बाइट पोर्टफोलियो मेरे डोमेन का नाम है और मैं इसके होस्ट का जो नाम है वो iSCSI होस्ट ही रखना चाहता हूँ। अब मैं ये रख के जैसे ही एंटर करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे अभी तक जो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा था अब उसकी जगह पे iSCSI होस्ट लिख के आने लग गया है। ठीक है, अभी तक मैंने यूनेम में जब आपको दिखाया था तो अभी तक लोकल डोमेन दिखा रहा था, लेकिन अब क्या दिखा रहा है, iSCSI host.byteportfolio.com करके। ठीक है, अब इस तरीके से इसका ये दिखा रहा है। IP एड्रेस आप लोग सेट करिएगा, IP एड्रेस जो भी है आपका आप लोग स्टैटिक रखिएगा। स्टैटिक रखने से क्या होगा कि आपका जो IP एड्रेस है वो बार बार चेंज नहीं होगा आपके रिबूट होने या ऐसा कुछ भी इश्यूज़ आने की वजह से। ठीक है, जब आप DNS एंट्रीज़ करेंगे हम लोग उसके अंदर तो वो चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक IP को ही प्रीफर्ड रखिएगा क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में, ये ज़रूरी है। अब iSCSI के अंदर जो पैकेज है वो है टारगेट CLI का पैकेज हमारा
इसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग काम करने वाले हैं। तो अब ये टारगेट CLI में एंटर कर रहा हूँ और टारगेट CLI के साथ साथ देखो डिपेंडेंसीज एंड अदर थिंग्स क्या क्या आएंगी। अब ये लोड कर रहा है मेरा कहाँ से, सब्सक्रिप्शन से। और ये कहाँ से उठा रहा है, ये जो 2 रेपोजिटरी इनेबल थी ना हमारी ऊपर, वही 2 रेपोजिटरी के थ्रू हमारा ये डेटा उठाएगा अभी। और अदर वाली जो डिसेबल है वो ये यूज़ ही नहीं कर रहा अभी। अभी देखो इसने जो लोड किया वो क्या ही लोड किया, बेस ओएस। ऊपर हमने देखा था कि हमारा जो क्या इनेबल था, बेस ओएस और ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस से हमारा डेटा उठा रहा था अभी तक ये। अभी से सारे के सारे उसके अंदर जितने भी RPMs पैकेजेस हैं वो सारे के सारे पैकेजेस ये लोड कर रहा है अभी इस टाइम पे। ठीक है, अब देखो सेकंड ऐप स्ट्रीम से उठाया, ये 2 RPM हमारे पास इनेबल थे तो इसने 2 RPM उठाए हैं। और इसके अंदर टारगेट CLI का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है नो आर्किटेक्चर के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर मतलब इसकी जो डिपेंडेंसीज है वो पाइथन 3 है। पाइथन 3 के अंदर ये पैकेजेस इसकी रिक्वायर्ड है, तो ये इसके साथ साथ 8 के 8 पैकेज इंस्टॉल करेगा। अब मैं इसको यस करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगा रहा हूँ। अब जो ये कह रहा है ये GPG की है जो उसके साथ उसकी की को वेरीफाई करेगा उस पैकेज के अंदर। ठीक है, दूसरी की भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब GPG की वेरीफाई होगी तो अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस लगा दिया इसने और इसके बाद डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल डन कर देगा। ठीक है, अब इसने प्रोसेस कर दिया। अब मेरे पास क्या है कि अब मेरे पास एक कमांड आ गई है, विच करके मैं देखूंगा टारगेट CLI। देखो अभी मेरे पास ये वाली कमांड अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं इसी कमांड के थ्रू अपनी जो iSCSI कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्ट परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ डायरेक्ट ये कमांड है इसको लिख करके एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट अभी तक हैश आ रहा था, अब आप देखोगे कि ये प्रॉम्प्ट स्लैश अपेंड का सिंबल आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा है। अब इसके अंदर कुछ कमांड्स ज़्यादातर सेम ही है, कुछ कमांड्स नहीं चलेंगी। अब इसके अंदर LS मारने की कमांड जैसे चलती है, CD चलती है, CD करके चेंज डायरेक्टरी चलेगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ कमांड के आउटपुट चलेंगे। अब इसके अंदर क्रिएट कमांड चलेगा। अब इसके अंदर हेल्प करना है तो आप हेल्प कर सकते हो। एक मिनट, हेल्प करने के लिए Ctrl+C से बाहर आते हैं, एक बार शायद यहाँ पे आते हैं टारगेट CLI हेल्प। ठीक है, हाँ, अब भी इसके अंदर हेल्प कमांड प्रिंट टू इन्फॉर्मेशन ही है, अंदर ही हेल्प के देख लेना पड़ेगा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप हेल्प का कमांड ढूंढ लेना, बाकी मैं आगे प्रोसेस दिखा देता हूँ। अभी देखो क्या है कि अभी मेरे पास कोई ना डिस्क असाइन है इसमें और ना ही कोई डेटा असाइन है। ठीक है, अब सबसे पहले मेरा एक टास्क है कि मैं जिसके अंदर जो डेटा मैं डिस्क स्टोरेज शेयर करना चाहता हूँ वो मैं तो करूँगा नहीं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज इसके अंदर चाहिए, अटैच चाहिए, ताकि मैं वो डिस्क को इन नोड्स पे शेयर करवा सकूँ। अब इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ और मैं एक नई डिस्क 10 GB की ऐड करता हूँ इसके अंदर iSCSI नोड में। मैं ये 10 GB की स्टोरेज कर रहा हूँ ऐड, और ये मेरी ऐड हो गई इसके अंदर। ठीक है, अभी तक हमारा डेटा जो दिख रहा था वो इस तरीके से दिख रहा था। अब मैं LSBLK मारता हूँ तो देखो अब मेरे पास एक नई डिस्क आ चुकी है यहाँ पे SDB के नाम से। अब मैं यही डिस्क को क्या करूँगा, दोनों नोड पे शेयर करूँगा। एक ही डिस्क को दो नोड पे शेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं वापस से ये कमांड चलाऊँगा। अब इसके अंदर यही डेटा आप देखोगे अभी तक कुछ शेयर्ड डेटा में यहाँ पे कुछ एंट्रीज नहीं शो हो रही है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो कोई एंट्रीज नहीं दे रही है, 000 वैल्यूज़ आउटपुट में। ठीक है, अब मैं अगला स्टेप दिखाता हूँ। मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर लिया, मैंने स्टोरेज ले ली है। ठीक है, अब टारगेट CLI के थ्रू मैं पहला स्टेप प्रोसेस करने वाला हूँ कि ये मैं सबसे पहले जो इसके अंदर जाने के लिए कह रहा है CD बैकस्टोर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, CD बैकस्टोर ब्लॉक के अंदर मैं जाऊँगा और इसके अंदर LS करूँगा तो ब्लॉक अभी क्या दिखा रहा है, ब्लॉक 0 दिखा रहा है, मतलब ब्लॉक अभी खाली है, जो अभी ब्लॉक था ये वाला। ठीक है, अभी ब्लॉक खाली है, लेकिन अब ब्लॉक के अंदर हमें कोई डेटा क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड में मैं ये वाला डेटा यूज़ कर रहा हूँ। अब ये है क्या, ये समझा देता हूँ पहले कि ये जो हमारा है ये हमारा जो है नाम है, किसका नाम है, ये एक डिस्क का नाम है जो हम यहाँ पे आगे शेयर के केस में हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये मैं क्लस्टर डिस्क की जगह पे अपने आप से कोई सा भी नाम यूटिलाइज़ कर सकता हूँ जो मुझे रिमेंबरेबल भी रहे। जैसे CLST क्लस्ट करके डिस्क का नाम करता हूँ, क्लस्ट डिस्क। ठीक है, इस तरीके से क्लस्टर डिस्क के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस नाम को मैंने क्या कर दिया, क्लस्ट डिस्क। अब ये डैब इक्वल्स टू क्या है, ये डिस्क का वो पाथ है जो हम लोगों ने, हमारा ये जो पाथ था ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सारी की सारी जो डिस्क की इन्फॉर्मेशन होती है /dev के अंदर होती है, जो हम फाइल सिस्टम का लाइनेक्स में हम डेटा पढ़ेंगे
तो हम लोग यही देखेंगे कि /SDB के का जो डेटा है /dev में क्यों होता है, क्यों क्या क्या मैंडेटरी केसेस बना रखे हैं इसको कि इसके अंदर डेटा स्टोर होना है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एंटर मार रहा हूँ तो अब देखो इसने एक ब्लॉक स्टोरेज क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ही ls मारता हूँ तो अभी तक ब्लॉक कैसे आ रहा था, सिर्फ सिंगल लाइन में आया था। अब ब्लॉक के अंदर क्लस्टर डिस्क के एक 10 GB की डिस्क ऐड हो चुकी है राइटेबल के अंदर अभी, लेकिन ये डीएक्टिवेट पड़ी है, अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी और ये एक लन जो है इसका असाइन हो जाएगा पर्टिकुलर एक स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। अब आगे हमको किस में जाना है, CD iSCSI में। ठीक है, iSCSI के अंदर हम लोग चलेंगे और iSCSI के अंदर हम लोग फिर एक डेटा क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, एक प्रॉपर IQN नंबर होता है हमारा। ठीक है, IQN नंबर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या है आपका IQN। ठीक है, IQN क्या कर रहा है, पहले आपका ईयर बताओगे, मंथ बताओगे और मंथ के बाद आप नेम बताओगे कि आपका जो होस्ट नेम है उसको, और यूनिक नेम जो भी आपका है, और ये यूनिक नेम आपका होस्ट नेम होता है। ठीक है, अब अभी मैं इसके अंदर जो IQN नंबर यूज़ करने वाला हूँ वो किस तरीके से यूज़ करूँगा। अभी तक हमारा जो होस्ट नेम हम लोगों ने ऊपर देखा था कैसे क्या चेंज किया था, वो क्या चेंज किया था होस्ट नेम हमने, एक मिनट एग्जिट करता हूँ इसको एक बार और मैं होस्ट नेम दिखाता हूँ आपको। अभी होस्ट नेम हमारा किस तरीके से, इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग जो IQN नंबर रजिस्टर करने वाले हैं वो इसके प्रोसेस में करेंगे। IQN डॉट क्रिएट लिखता हूँ, IQN डॉट, अब मैं जैसे 2025 में इसको इस IQN को क्रिएट कर रहा हूँ तो वो लिखूँगा IQN डॉट, और ये फॉर्मेट है मेरे पास मंथ। अब मैं बताऊँगा जैसे मेरा ये महीना कौन सा जा रहा है, 09। ठीक है, 09वां महीना है। ठीक है, इसके बाद 09वें महीने में डॉट, अब ये डॉट क्या है, .com क्या था, अभी ये जो हमारा होस्ट नेम था वो अब रिवर्स में लिखेंगे। ठीक है, पहले .com आएगा, फिर उसके बाद बाइट पोर्टफोलियो, फिर उसके बाद iSCSI। इस रिवर्स फॉर्मेट में हम लोग डेटा को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि अब ये हो गया तो .com हो गया हमारा पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर ये जो मेरा डोमेन का नाम है बाइट पोर्टफोलियो, फिर .byte पोर्टफोलियो लिखूंगा और उसके बाद iSCSI जो मेरा होस्ट का नाम है वो लिखूंगा। अब इसके बाद कॉलन लगा करके अब मैं क्या यूनिक नेम दे रहा हूँ, यूनिक नेम, ये मतलब पूरे IQN नंबर में यूनिक होना चाहिए। अब आप फ्यूचर में कोई iSCSI के अंदर कोई नया IQN नंबर क्रिएट करते हो, एक और नया बनाते हो, नेक्स्ट मंथ आप एक और नया IQN नंबर क्रिएट कर रहे हो इन केस ऑफ कंडीशन, तो आपका जो यूनिक नेम है वो यूनिक ही रहेगा, वो एक ही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर यूनिक नेम में मान लो मैं देता हूँ डिस्क क्लस्टर नाम देता हूँ। ठीक है, यूनिक नेम मेरा क्लस्टर हो गया। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब देखो इसने क्रिएट कर दिया और एक LS से इसने एक ग्लोबल IP भी जनरेट कर दी है कि मेरी जो ये IQN नंबर है अभी ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी सबनेटिंग के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और टारगेट CLI जो है हमारा iSCSI जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3260 के पोर्ट नंबर पे काम करता है, 3260। ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी प्रोसेस करेंगे तब देखेंगे कि इसको हम फायरवॉल में ऐड करेंगे तब जाके प्रोसेस करेगा। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो कि एक लन भी है, ACL है, ACL ऑथेंटिकेशन के लिए है, लेकिन ACL हमने कोई रजिस्टर नहीं किया, ना ही लन हमने कोई असाइन किया किसी को इसके अंदर। ठीक है, लेकिन पोर्टल्स के अंदर इसके हमने क्या किया है कि इसको ग्लोबली एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। हम लोग स्पेसिफाई IP भी देना चाहे तो उसको IP भी दे सकते थे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग इसी प्रोसेस को आगे लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने ये काम पूरा कर लिया। ठीक है, आउटपुट इस तरीके से आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या कि हम IQN के अंदर ये क्या है SCSI के अंदर लोकल डोमेन हमारा ये क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर CD करके जाएंगे, मतलब अब हम इसके अंदर जाएंगे और ACL और लन जैसी कॉन्फ़िगरेशन जो है TPGA के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम आगे तो CD IQN करके हम लोग इसके अंदर जाएंगे और LS मारता हूँ तो अब मैं किसके अंदर आ चुका हूँ, IQN वाली जो डायरेक्टरी है इसके अंदर आ चुका हूँ। अब ACL वाले के अंदर जाना है तो CD TGT के अंदर जाना है। ठीक है, अब इसके बाद TGT के अंदर भी आ गया मैं, यही प्रोसेस है ना, एक मिनट। ठीक है, हाँ, अब ACL कॉन्फ़िगरेशन पार्ट आ रहा है। अब ACL कॉन्फ़िगरेशन पार्ट जो आपका आएगा वो आपका नोड आएगा, नोड का कॉन्फ़िगरेशन आना है। ठीक है, अब नोड के ऊपर जो आपका पैकेज है वो ये है, वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके नोड पे। तो अभी मेरे पास ये है नोड, एक नोड हमारे पास ये वाला है। अब इसके अंदर मैं सब्सक्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ दोबारा से, जो मैंने उसके अंदर प्रोसेस किया था वही सब्सक्रिप्शन मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं RPMs के लिए बार बार किसी डिपेंडेंसी पे ना रहूँ। तो मैं ये रजिस्टर कर रहा हूँ।
अभी मेरा ये रजिस्टर हो रहा है नोड, ठीक है। जैसे ये रजिस्टर हो जाता है, अब उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, होस्ट नेम जो सबसे पहला ये काम करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। प्रोसेस हमारा यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। क्लस्टर नोड में हमने सब्सक्रिप्शन ऐड कर दिया, होस्ट नेम हम यही रख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, होस्ट नेम, ठीक है। टाइम लगा रहा है अभी थोड़ा सा, ये सब्सक्रिप्शन ऐड होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको। टाइम लग रहा है इसको तो थोड़ा, अभी इसका आगे का प्रोसेस तो थोड़ा ACL ही ऐड करना है पहले तो यार, ACL ही देखना है, सीधी ACL में जाके बैठ जाए। ACL के अंदर ऑथेंटिकेशन अलाउ, या कितना टाइम लगा रहा है ये। तब तक फिर मैं दूसरे वाले में ऐड कर देता हूँ ताकि वो भी जल्दी हो जाए। हो ही गया ये भी, दूसरा भी लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम लगा रहा था ये। ठीक है, ये भी हो रहा है, इसको होने देते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास रेपोजिटरी आ चुकी होंगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन रेपोजिटरी हो चुकी होगी सब्सक्रिप्शन से जो आनी थी हमारे पास। अब यम इंस्टॉल, अब इंस्टॉलेशन पार्ट में इसको भी मैं तुम्हारा को करते हुए दिखाता हूँ कि क्या क्या इंस्टॉल कर रहा है ये, ठीक है। अभी हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, लंच में से पहले ACL के अंदर ये पैकेज हमारे को रिक्वायर्ड है क्लाइंट साइड पे, जो क्लाइंट नोड है, ठीक है। ये एंटर मारता हूँ यूटिल्स के iSCSI का, अभी अपडेट कर रहा है, अपडेट करने के बाद इंस्टॉलेशन लगाएगा। दूसरे नोड का क्या सीन है, इसका भी अभी हो ही रहा है। तो अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर जो जो यूटिलिटीज़ रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल कर रहा है ये, तो मैं एंटर कर रहा हूँ, इसको इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस करता हूँ, और ये जितनी भी GPG कीज़ हैं उसे अलाउ करके प्रोसेस कर रहा हूँ। अब ये इंस्टॉल हो गया, अब इसे वेरीफाई कर रहा है, अब ये हो गया काम, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही इंस्टॉल हो गया प्रोसेस, अब इसके अंदर मेरे पास एक लन कमांड मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, ये पाथ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये पाथ पे ही मैं डेटा देखूंगा कि इसके अंदर एक की मेरे को इनिशियलाइज करके मिलेगी, इनिशिएटर करके है। अभी देखो मैंने कैट किया तो इसके अंदर नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी कह रहा है। अभी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो सर्विस है iSCSI D की, वो सर्विस अभी एक्टिव ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो सर्विस है ये हमारी इसकी कहाँ गई, दिखा देता हूँ किस नाम से है, ये iSCSI D की जो सर्विस है ये हमारी स्टार्ट होनी ज़रूरी है। अभी मैं इसका स्टेटस दिखाऊंगा अगर आपको, तो ये अभी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। अभी देखो लोड पे पड़ी है, इनएक्टिव पड़ी है स्टेट में, ठीक है। अभी जब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे जो डेटा शो नहीं हो रहा था वो मुझे शो होने लग जाएगा। अब मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है, स्टेटस देखो एक्टिव हो चुकी है ये वापस से। अब मैं वही डेटा जो कैट कर रहा था, अब देखो एंटर करता हूँ तो इसके अंदर एक IQN नंबर आ गया है, ठीक है। 9405.com इस तरीके से एक IQN जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ IQN से डेटा उठाना है, ये पूरा एक यूनिक ID के तक, ठीक है। अब ये ACL ऑथेंटिकेशन करेगा किसमें, इसके अंदर। तो इस यहाँ पर मैं अब स्टेप दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे था। ACL वाले स्टेप पे आ जाते हैं, ACL नहीं था, कहाँ था ये, ठीक है। अब ACL था, अब क्रिएट कर रहे हैं। अब ये IQN नंबर मेरे पास मिल चुका है, तो मैं इसको क्रिएट और ये IQN नंबर डाल दूंगा। जस्ट इसको डाल के एंटर करना है, और यही सेम प्रोसेस नोड 2 के लिए भी करना है, ठीक है। नोड 1 के लिए कर दिया और नोड 2 के लिए भी करना है। अब यहाँ पे आ गया,
अब इसके लिए भी मैं वही सेम प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने इसमें किए हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल क्या किया है, सब्सक्रिप्शन यूटिलिटीज़ को। ठीक है, अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूं तब तक क्या है LSBL के। अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोरेज शो नहीं हो रही है, जैसा डेटा है नॉर्मल ये दिख रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं LS मारता हूँ तो अभी देखो क्या एक ही ACL का मैप दिखा रहा है कि एक ही ACL मैप्ड है, लेकिन उसे लन कोई भी मैप्ड नहीं है, मतलब कोई भी स्टोरेज असाइन नहीं है अभी। ठीक है, जब मैं इसे लन असाइन करूँगा तो इसी के पास इसको ऑटोमेटिकली एक लन असाइन हो जाएगा जो इसको स्टोरेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट करके। तब तक इसे होने देते हैं, आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसको लास्ट में कर लेंगे लंच, लेकिन फिर साथ में असाइन हो जाएगी। वेट करते हैं इसके लिए भी, हो ही गया ये भी। ठीक है, अभी ये भी हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक और काम हमें करना था कि होस्ट नेम। अभी तक हमारा होस्ट नेम यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। नीचे मेरे पास जो मैंने लिख के रखा हुआ है होस्ट नेम का नाम, ये वही मैं यहाँ पे दोनों जगह चेंजेस करूँगा। बाइट पोर्टफोलियो मेरे डोमेन का नाम क्लस्टर के साथ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के जैसा नाम मैं एक और जगह रख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन अब ये मेरा क्लस्टर नोड 1 नहीं 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आने लग गया और यहाँ पर 1 आने लग गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आइसकजी नोड पे। आइसकजी नोड पे हम लोग अब क्या देखेंगे कि अभी मैंने एक IQN नंबर ऐड किया था, अब मैं सेकेंड IQN नंबर दूसरे नोड का ऐड करने वाला हूँ। तो systemctl start iscsi d। ठीक है, ये नोड हम लोग एक्टिव कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्टिव होते ही हमारे पास उसका जो डेटा है वो भी शो होने लग जाएगा। अब मैं कैट करता हूँ /etc के अंदर iscsi के अंदर इसके अंदर इनिशिएटर iscsi है ये। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ इसके अंदर भी IQN नंबर मिल गया, एक डिफरेंट IQN नंबर मिल गया मुझे इसमें भी। अब इसके अंदर मैं वही क्रिएट कमांड के साथ साथ IQN नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, एक नया ACL सेकेंडरी नोड का ACL भी प्रोवाइड करा दिया। अब LS करते 2 IQN नंबर जो है इसके ACL के वो ऐड हो गए हैं, लेकिन लन मैप किसी को भी नहीं है। ठीक है, अब मैं CD डॉट करके बाहर आता हूँ और LS करता हूँ तो 2 IQN नंबर, लन कोई असाइन नहीं है। अब मैं CD लन में जाना होगा और उसके अंदर लन असाइन करनी होगी इसको। ठीक है, अब लन वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं इसके अंदर। इसका हो गया हमारा, ये हो गया स्टेप, ये भी हो गया। हमने ACL दे दिया, दोनों नोड ऐड कर दिए और उसके बाद हम लोग अब लंस वाले फोल्डर में आ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्रिएट करते समय ये वाला जो हमने डिस्क का नाम दिया था ये याद रखना, जो हमने स्टार्टिंग में CD/ करता हूँ और LS करता हूँ, तो ये हमने बैक स्टोर के अंदर ये दिया था क्या, एक डिस्क का नाम दिया था, ये क्लस्टर डिस्क के नाम से, जिसके साथ एक डिस्क अटैच हुई थी 10 GB की। ठीक है, अब ये 10 GB की अटैच हुई थी, वो हमें यहाँ लन असाइन करानी है 0 वाली जगह पे, यही वाली डिस्क को। तो CD पहले मैं जाऊँगा आइसकजी, इसी के अंदर आइसकजी के अंदर हमारे पास IQN का ये पूरा सीरीज़ है, इसके अंदर जाऊँगा। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं TPGI के अंदर जाऊँगा, TPG1 के अंदर, और उसके अंदर मेरे पास एक लंच नाम से एक डायरेक्टरी है, उसमें जाके मैं लंच क्रिएट करना है मैंने। ठीक है, अभी लंच खाली पड़े हुए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैप के लिए ये क्रिएट कमांड चलाऊँगा इस तरीके से, जैसे क्रिएट स्लैश से बैक स्टोर। देखो ऑटोमेटिकली टैब दबाते ही मेरे। ठीक है, बैक स्टोर चला गया, ब्लॉक के अंदर क्लस्टर डिस्क ऑटोमेटिक ले लिया इसने, ब्लॉक के अंदर क्लस्टर डिस्क ले लिया। अब कुछ नहीं करना, जस्ट एंटर करना है, क्रिएट हो जाएगा, दोनों मैप हो जाएंगी। एक डिस्क दोनों पे ही मैप्ड हो गई, इस पे और इस पे। अब यही डिस्क जो दोनों ACL पे हैं उनको दोनों को ही असाइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं नई डिस्क देता तो नया IQN नंबर क्लस्टर का चला जाता और उसके साथ नई TPG करके मैं असाइन करता। अब मैं LS मारता हूँ तो इसको एक डिस्क मिल चुकी है SDB वाली में। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में जो भी है ये वाला जो TPG करके है हमारा डेटा। CD/ करता हूँ और LS मार के दिखाता हूँ अब आपको।
अभी तक आपको ऊपर वाले डेटा में यही डिस्क डीएक्टिवेटेड दिख रही थी अभी तक आपको, लेकिन जैसे ही मैंने लन असाइन किया तो यहाँ पर ये अब एक्टिवेट हो चुकी है। मतलब अब ये जो डिस्क है 10 GB की, ये यूज्ड हो रही है। ठीक है, अब ये यूज़ हो रही है, लन 0 के नाम पे हमारा डेटा यूज़ होने लग गया है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर भी आपको ये दिखाई देने लग गया होगा डिफ़ॉल्ट TPG करके एक डेटा है जो एक्टिवेट हो चुका है, ऑप्टिमाइज हो चुका है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये एक्टिवेट ऑप्टिमाइज तो दिख रहा था लेकिन डीएक्टिवेट दिख रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर अभी हम लोग हमने क्या देखा था कि LSBLK मारा था, तो अभी तक डेटा में कुछ आउटपुट ऊपर वाले की तरह दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर एक स्कैनिंग सिस्टम है। मतलब अब हमको वो जो स्टोरेज हम लोगों ने यहाँ से असाइन किया है वो हम लोग यहाँ पे स्कैन करेंगे, लेकिन स्कैन करने इसके लिए एक प्रोसेस है कि पहले मुझे यहाँ से एग्ज़िट करना होगा और दोनों तरफ पहले फायरवॉल की जो सर्विस है, फायरवॉल अलाउ कराना होगा 3260 को दोनों तरफ, दोनों फायरवॉल की सर्विसेज को एक्टिव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसमें ये टारगेट को तो ये तो स्टार्ट होगा ही शायद, मैं देख लेता हूँ ये भी टारगेट एक्टिव है ना। सिस्टम CTL स्टेटस नहीं, बंद पड़ा हुआ, इसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्विस स्टार्ट होंगी। ठीक है, पहले ये सर्विस स्टार्ट हो गई मेरी, इनेबल कर दो ताकि रिबूट पे मेरा ये इसका जो डाउन ना हो कभी भी। ठीक है, अब इसके बाद ये फायरवॉल का जो पोर्ट है 3260, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ फायरवॉल में। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ऐड किया आ गया। अब मेरे को चेक करना है तो क्या लिखूँगा, फायरवॉल यही वाली इसके अंदर लिस्ट ऑल। अब लिस्ट ऑल मैंने जैसे किया तो इसके अंदर क्या ऐड किया था मैंने, पोर्ट ऐड किया था। ओके, अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ तो पोर्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ फायरवॉल को रीलोड लेता हूँ तो देखो क्या दिखाता है। लिस्ट ऑल करता हूँ, पहले अभी तक क्या दिखा रहा था कि पोर्ट का कोई डेटा नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने फायरवॉल रीलोड किया तो 3260 TCP का डेटा इसमें अब शो होने लग गया है। ठीक है, अब मेरा फायरवॉल अलाउ हो गया है इस साइड पे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, cat/etc होस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी एंट्रीज़ कुछ नहीं है नोड्स की। तो मैं क्या करूँगा, उन नोड्स जितने भी नोड हैं उनकी क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो नोड्स की एंट्री कराऊँगा, ये वाली। ठीक है, सेम एज इट इज़ मैंने डेटा रखा है तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से रखूँगा। ठीक है, लेकिन अभी चेंजेस क्या है इसके अंदर, लोकल डोमेन नहीं है मेरा, लोकल डोमेन की जगह पे मैंने अपना डोमेन का नाम दिया है बाइट पोर्टफोलियो। ठीक है, बाइट पोर्टफोलियो। ठीक है, मैंने एक सेकेंडरी एलियास भी बना दिया है कि इन केस ऑफ सेकेंडरी एलियास से मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उससे भी काम हो जाए। ठीक है, अब मैं बाहर आता हूँ इनसे और रीस्टार्ट। अब मैं इसको सर्विसेज को कुछ नहीं करना है, जस्ट अब मेरी पिंग चेक करूँगा तो मेरे को पिंग मिलना चाहिए उनके होस्ट से। अभी तक मेरा ये क्लस्टर 1 की कॉन्फ़िगरेशन का था, इससे पिंग मिलना चाहिए, नाम रेजोल्यूशन होना चाहिए। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो पिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, पिंग मिलना चालू हो गया है मुझे, मेरे इस वाले पे पिंग मिलना चालू हो गया है, इस वाले क्लस्टर डोमेन पे। अब मैं सेकेंडरी पे आता हूँ, इसके अंदर भी मुझे यही काम करना है, vi/etc होस्ट के अंदर जाके ये एंट्रीज देनी है। सेम एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसमें कॉपी कर दिया एज इट इज़ के जैसा था उसके अंदर डेटा। अब इसके अंदर करना क्या है, हमारे को उनकी सर्विसेज को स्कैन करना है। तो स्टेप आगे का यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ, ISCSD की सर्विस हमने इनेबल कर चुके हैं, एक्टिव कर चुके हैं। फायरवॉल अलाउ करना है इस नोड पे भी। ठीक है, ये अलाउ हो गया। ठीक है, और इसकी सर्विस रीलोड लेना ज़रूरी है क्योंकि तभी ऐड होगा उसके अंदर। अब मैं डिस्कवर कर रहा हूँ उसकी IP के साथ। ठीक है, ISCSD ADM मोड डिस्कवरी कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, अब ये मेरा ST कमांड में चलाऊँगा, एंटर करूँगा इस पोर्ट पे। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने एंटर किया तो ये IQN नंबर मुझे दिखाई देने लग गया, जो कि कहाँ का है मेरा, जो कि मेरा ISCSD का है। अभी तक मेरा ISCSD में आपने देखा था कि मैंने यहाँ वो IQN नंबर दे रखा है ISCSD के अंदर। ठीक है, वो डेटा मुझे यहाँ दिखने लग गया है। ठीक है, अभी यहाँ दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ दोबारा से LSBLK में, अभी डिस्क मुझे शो नहीं हो रही है। और यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे रन किया है, यही डेटा
अगर मैं बिना फायरवॉल को स्कैन किए यहाँ पे नोड 2 पे चलाता हूँ तो देखो क्या दिखाता है। अभी तक ना मैंने इसमें होस्ट की एंट्री कराई है और ना ही कुछ भी कराया है, बस मैं जस्ट ये ही डेटा यहाँ चला रहा हूँ राइट क्लिक करके एंटर करके, तो दिखा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे भी आने लग गया है, लेकिन इसकी एंट्री कराना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर बाद में हम लोग इसको स्कैन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। चलो ठीक है, मैं अभी इसमें कैट करके उसको प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, बाद में देखता अगर इशू आता है ना तो हम उसको करेंगे उस तरीके से। फिर देखो अभी इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, लेकिन इसके अंदर इस नोड के हमारे पास कैट ETC होस्ट के अंदर हमारे पास एंट्रीज हो चुकी हैं। एक में मैंने एंट्री कराई है और एक में मैंने एंट्री नहीं कराई है। ठीक है, अब मैं इसको अंदर लॉगिन लूँगा उस आइसकजी को, इसी के थ्रू कुछ नहीं करना है। आइसकजी टारगेट नेम लिखना है इस तरीके से, और जो हमने ऊपर अभी ये जो नाम आया है हमारे पास सामने, इसी को उठा करके हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे हाइफन लॉगिन और एंटर करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, किस पोर्ट नंबर से और ये जो भी है सक्सेसफुली हो गया। अब LSBL के वहाँ मारूंगा ना तो मुझे यहाँ पे स्टोरेज दिखने लग जाएगी। ये 10 GB की स्टोरेज आ गई है यहाँ पे, जो हमने वहाँ से असाइन कराई थी। ठीक है, लेकिन अभी तक ये डेटा मुझे इस पे नहीं शो होगा, नहीं हो रहा ना। अब यही चीज़ मुझे प्रोसेस में, ये वाला जो लॉगिन कमांड है मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, समझ देखिए टारगेट नेम स्पेस और यहाँ पे जो नाम आया था IQN नंबर, नाम जो था IQN का, स्पेस हाइफन लॉगिन, एंटर किया, हो गया। ये अभी तक एरर नहीं आया है कि हमने सर्विसेज में ऐड किया हो या जैसा कुछ में दिक्कत नहीं आई है। अभी हमारे पास शेयर स्टोरेज हो गई है। अब मैं अगर कोई टास्क यहाँ पर मैं जैसे परफॉर्म करता हूँ, जैसे मैं fdisk करता हूँ, मैं इस डिस्क को एक पार्टीशन में क्रिएट करता हूँ /dev SDB। ठीक है, सिर्फ मैं नोड A पे काम कर रहा हूँ, नोड B पे काम नहीं कर रहा हूँ, ये याद रखना। ग्रीन वाले पे काम नहीं कर रहा, मैं रेड वाले पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर करता हूँ और न्यू डिस्क पार्टीशन बनाता हूँ। प्राइमरी में 1 एक ये एंटर करके प्रिंट करके देख लेते हैं और राइट करके अब LSBL के मारता हूँ जैसे मैं, तो देखो अब इसके अंदर कैसे दिखा रहा है। इस तरीके से पार्टीशनिंग हो गई है इसकी SDB1 में। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर LSBL के मारता हूँ तो अब भी ये डेटा ऐसे ही दिखा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे fdisk ना चला के सिर्फ मैं डेटा डिस्क को स्कैन कर रहा हूँ मैं पार्ट प्रॉप से /dev/SDB। जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया और मैं LSBL के दोबारा मारता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसा मैंने वहाँ पे काम किया था अब वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे डेटा ट्रिगर हो चुका है। मैंने यहाँ पे डिस्क बनाया नहीं, तो यही है फ़ायदा शेयर डिस्क का कि मैं काम यहाँ पे जिस तरीके से कर दूंगा और मैं यहाँ जस्ट स्कैन करूँगा डिस्क को, तो जैसा एज इट इज़ कंडीशन मेरे यहाँ पे प्रोसेस्ड है वैसे का वैसे मेरे सेकेंडरी नोड पे भी आ जाएगा। यही एक डेटा स्कैन कर रहा है। ठीक है, ये हमारी शेयर डिस्क कहलाती है। और अगर हमें सिंगल पे रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहीं पे प्रोसेस करेंगे। उसका आइसकजी की यूटिलिटी जो हम लोगों ने इंस्टॉल की थी वो ये वाली इंस्टॉल करेंगे, और इसका जो ACL परमिशन हम लोगों ने सेट किया था वो यहाँ पर, वो हमने जो दोनों दी है वो दोनों की जगह पे हम लोग सिर्फ एक का देंगे और उसे लर्न मैप कराएंगे सिर्फ एक से। अभी यहाँ पे दोनों को मिल चुकी है, लर्न मैप हो चुका है दोनों पे। ठीक है, तो इसलिए हमारी एक ही डिस्क दोनों पे दिख रही है और जो कंडीशन मीट पहले वाले से हो रही है वही दूसरे वाले से भी हो रही है। ठीक है, अब हम अगले वाले में देखते हैं क्लस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पार्ट किस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं।